डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वो रहेंगे आपके असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलते हैं। स्पेशली हम आज 10th क्लास के जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सेक्शन से जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना सीबीएसई एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, खासकर कौन से सेशन में, 22 और 23 वाले सेशन में और 23-24 वाले सेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। असर्शन रीजनिंग जो बेस्ड क्वेश्चन है ये आजकल बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। काफ़ी स्टेट बोर्ड एग्जाम भी आपसे ये क्वेश्चन है पूछता है और हरियाणा बोर्ड में भी हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेनली हम 10th क्लास के जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बोल सकते हैं पीवाईक्यू जो आए हुए हैं। और ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एक लैंग्वेज समझ में आए कि किस लैंग्वेज में आपसे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं और इनको हम सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स हैं और टिप्स वो डिस्कस करेंगे। साथ में इन ट्रिक्स और टिप्स से आपका फायदा क्या रहेगा कि हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सबसे जो इजी सी टिप क्या याद रखनी है कि जब भी आपसे ये असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन का मतलब समझना होता है। ए बी सी डी जो आपसे सिंपली क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन पूछे जाते हैं ना, तो उनका मतलब जब तक आपको क्लियर नहीं है तो आप इजीली आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसमें दो स्टेटमेंट आपको दी जाती है, एक असर्शन होता है और एक उसका रीजन होता है। तो जब आपकी दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स होती है, और कौन सी स्टेटमेंट, मान लो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन वाली स्टेटमेंट है वही फॉल्स है, तो उसके बाद क्योंकि ये एक प्रकार के ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम लोअर क्लासेज में पढ़ते हैं ना ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन, उसी बेस के टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। और थोड़ा सा उनका बोल सकते हैं एडवांस वर्जन होता है। यदि आपने फाइंड आउट कर लिया कि असर्शन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है तो आप सीधा डी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। उसके बाद यदि आपने पता कर लिया कि जो आपका रीजन वाली स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है तो आप सी ऑप्शन की तरफ अप्रोच कर सकते हो। यदि उनको सबसे पहले ये आइडिया लग रहा है, हम बिल्कुल क्लियर कट हैं कि हमारी जो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है ना वो फॉल्स आती है, तो आपको कहीं किसी ऑप्शन पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आप डी के साथ जा सकते हो। या फिर कई बार तो असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स होती हैं स्टेटमेंट, तो उस केस में यदि असर्शन भी फॉल्स आपने फाइंड आउट कर लेना, सिंपली आप वहां पे डी की तरफ अप्रोच करो। उसके बाद यदि आपका रीजन फॉल्स आपको लग रहा है तो उस केस में आप किस स्टेटमेंट किस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, सी की तरफ। और यदि लगता है भाई दोनों के दोनों आपके असर्शन भी और आपका रीजन भी दोनों ट्रू आपको लग रहे हैं, उसके बाद आ जाती है फिर हमारी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बारी। तो यदि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू हैं, आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, जो हमारी असर्शन वाली भी और रीजन वाली भी, और उनमें बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट हैं, लेकिन बीच में आप बिकॉज लगा के उन स्टेटमेंट को पूरी नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लिंकर्स आते हैं, लिंकर क्लाउज वगैरह, जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें भी आप सिंपली क्या करना है, जैसे कोई असर्शन की स्टेटमेंट आएगी और रीजन आएगा ना, बीच में आप बिकॉज लगा के यदि उस पूरी की पूरी दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हो और वो लॉजिकल बनता है, तो आप जाओ ऑप्शन ए की तरफ। और यदि आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू जरूर हैं लेकिन ऐसा कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, भाई दोनों को जोड़ के हम एक ऐसा सेंटेंस बना सके बिकॉज लगा के, तो आपको जाना है बी की तरफ। और यहाँ पे सिंपली आपको एनसीईआरटी की जो गोल्डन लाइंस हैं, एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, तभी आप असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको एनसीईआरटी की लाइनें डायरेक्ट उठा के दी जाती हैं, दो लाइनें दी जाती हैं और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपकी थिंकिंग के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट को लगाना किस तरीके से। आप बार बार जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, लगभग हम 11 सेट के क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। और सीबीएसई वाले बच्चों को पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, एक आपका बायोलॉजी से आता है, एक आता है फिजिक्स से, और एक आता है लास्ट वाला जो चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट से। तो इस टाइप से एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है असर्शन रीजन क्वेश्चन में, जो आपके 16 to 20 तक आते हैं।
एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इनको रखा जाता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं। केमिस्ट्री से है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट नाइट्रिक एसिड। तो ये आपका नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड है। वैसे तो जो मेटल होती हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। किसके साथ रिएक्ट करके, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके। हम पढ़ते हैं जैसे जिंक है, यदि वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज करता है। लेकिन यदि नाइट्रिक एसिड हमारे पास है, उस केस में हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं होती है। ये बुक में दिया हुआ है ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, ट्रू है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। और ये बात भी दी हुई है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है 2 मार्क्स में कि वाई नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्टिंग विद मेटल। ज्यादातर कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि वाटर प्रोड्यूस करता है। क्योंकि नाइट्रिक एसिड जब जैसे जिंक और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, सिंपली जिंक नाइट्रेट तो बन ही जाता है हमारा, लेकिन यहाँ पे जो H2 बनना था वो H2O ही बनेगा आपका। जो नाइट्रिक एसिड है ना वो क्या करता है, H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O बना लेता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। और दोनों देख भी सकते हो आप, यहाँ पे यदि हम बिकॉज लगाएं, बिकॉज, तो आप फिर स्टेटमेंट को दोनों को इकट्ठा पढ़ के देखो। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। बिल्कुल सही रीजन यहाँ पे बैठ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन मैक्सिमम इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म। ये आपका आवर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है। तो सिंपली आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि किस जगह से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म इन हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन से रिलेटेड है। और कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यदि आपसे पूछे तो बायो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बायो मैग्निफिकेशन जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस की अमाउंट है ना वो बढ़ती रहती है। तो हार्मफुल इसमें बोला है कि हायर ट्रॉपिक लेवल पे बायो मैग्निफिकेशन है ना वो ज्यादा मिलेगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं ना एक्वेटिक फूड चेन का, DDT की अमाउंट बहुत ज्यादा हाई मिलती है हायर ट्रॉपिक लेवल में। हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीज एंड पेस्ट। ये बात ठीक है। वैसे तो हम फसलों को हार्मफुल केमिकल्स है वो छिड़काव करते हैं ताकि पेस्ट वगैरह से बचा सके उनको, लेकिन रीजन को आप देखो लगा के, बिकॉज लगा के, कि हायर ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा अमाउंट होती है इनकी केमिकल सब्सटेंस की, क्योंकि हम उनका स्प्रे करते हैं। स्प्रे तो क्या है, एक प्रकार का ओरिजिन है कि टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे नेचर में आते कहाँ से, हम स्प्रे करते हैं फसलों पे। तो फसलों के ऊपर जो पानी वगैरह गिरता है तो वो सोइल के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो किसी वाटर बॉडी में जाता है तो वहां से बायो मैग्निफिकेशन का काम करता है। इसलिए इसके अलावा यदि हम फसलों खाते हैं तो इसके जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे तो बायो मैग्निफिकेशन की वजह से क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस की अमाउंट बढ़ती है। तो यदि यहाँ पे यदि बायो मैग्निफिकेशन का जिक्र करता ना, ये बायो मैग्निफिकेशन का, फिर हम मान लेते कि ऊपर वाली स्टेटमेंट का हमारा रीजन है ना वो ट्रू बैठता है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट हालांकि क्या है, ट्रू है, लेकिन रीजन नहीं बैठ पा रहा। तो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से सिंपली आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। उसके बाद भी बिकॉज लगा के, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इसका एक डर रहता है। वैसे ही एक फोबिया रहता है कि पता नहीं किस टाइप की स्टेटमेंट आपसे पूछें। इजी सी स्टेटमेंट आपसे पूछी जाएंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप इन दोनों में कर सकते हो कि भाई ए आएगा या बी आएगा, तो उसका मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। बाकी प्रैक्टिस से ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। The rate of breathing in aquatic organism is much faster than the terrestrial organism. ये हमारा किससे है, लाई प्रोसेस से है। लाई प्रोसेस में कहाँ से है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पे, तो जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। और इससे रिलेटेड तो एक एक्टिविटी भी आती है बुक में कि आप एक्वेरियम में किसी फिश को ऑब्जर्व करो, वो बहुत बार बार क्या है माउथ को ओपन करती है और जो गिल्स वगैरह हैं या जो ओपरकुलम है उसका गलफड़े हैं वो जो एयर है वो बाहर सिक्रेट करता है। तो वहां पे जो उससे हम क्या है ब्रीदिंग रेट उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और होता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के ब्रीदिंग रेट से फास्टर होता है। The amount of oxygen dissolved in water is very high
एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। होता क्या है, रीजन ये पूछा जा सकता है आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्यों होता है ब्रीदिंग रेट फास्टर जरूर होता है। फास्टर होने का रीजन क्या है, क्योंकि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है ना वाटर में, वो क्या होती है, कम होती है। वेरी लो आना चाहिए यहाँ पे, वेरी हाई नहीं होती, वेरी लो अमाउंट होती है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं रीजन ही हमारा फॉल्स बैठ रहा है ना, तो हमारी सी स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे, या फिर सी ऑप्शन है वो हमारा ठीक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनबो इज ए नेचुरल, ये फिर हमारा कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एक प्रकार के फिजिक्स के पोर्शन से चैप्टर है, तो रेनबो से रिलेटेड है। नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, सनलाइट जब एक वाटर ड्रॉपलेट में से निकलती है तो क्या रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन की वजह से स्पेक्ट्रम बनता है रेनबो। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। उस केस में आपको रेनबो नहीं दिखाई देते, क्योंकि रेनबो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। जिस मतलब रेनबो या फिर सन हम बोल सकते हैं, सन जिस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, रेनबो बनता है। तो ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर है तो उसकी वजह से तो क्या है, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट गिरती हैं। उस केस में ओवरहेड की वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेनबो आपका ओवरहेड कंडीशन में नहीं बनता, सिर के ऊपर होगा ना उस कंडीशन में नहीं बनता। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो अच्छे से समझोगे स्टेटमेंट को, और फिर आपने एक स्टेटमेंट को फॉल्स निकाल दिया ना, फिर तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ए और बी का झंझट ही खत्म। ए और बी का झंझट तब आता है जब आप दोनों को लगता है, दोनों लगते हैं स्टेटमेंट दोनों सही हैं, फिर बिकॉज लगा के आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या फिर कुछ बीच में आते हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वहीं से ये क्वेश्चन आए हुए हैं कोई ज्यादा ऐसे, और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपसे को इनकी लैंग्वेज समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनको सोल्व करना होता है। उसके बाद डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। ये बात सही है कि अलग अलग मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ अलग अलग होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओरे डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम जैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में आता है ना, बड़ा डिटेल से आता है ये मेटल का एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग नाम के प्रोसेसेस भी पढ़ते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ये बड़ा डिपेंड करता है कि जो ओरे है या फिर जो हमारी मेटल है ना, वो किस रिएक्टिविटी में कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हाई रिएक्टिव है या फिर मॉडरेट रिएक्टिविटी है या फिर लो रिएक्टिविटी सीरीज में है। उसी बेस पे हम अलग अलग प्रोसेसेस यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये बोला कि अलग अलग तरीके से जो हमारी मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं, सही बात है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन बिकॉज लगा के आप दोनों को जोड़ के देखो क्या जुड़ रहा है नहीं। डिफरेंट मेटल है डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, सही है। बिकॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओरे डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन द रिएक्टिविटी सीरीज। यदि अपोजिट होता, मान लो ये स्टेटमेंट यहाँ होती, ये यहाँ पे होती ना, फिर हम बिकॉज लगाते एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओरे डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन in the reactivity series because different metal have different reactivity with water and dilute acid। यहाँ पे बिकॉज लगाने की वजह से सही, लेकिन इसमें क्या है असर्शन है ना, उसको तो रीजन में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों स्टेटमेंट है ट्रू, लेकिन एक दूसरे का क्या है रीजन नहीं बैठ पा रही हैं। तो रीजन है ना जो स्टेटमेंट, ये बोल सकते हैं हम असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट रहेगा। लेकिन हो सकता है आपको फर्दर एग्जाम में कभी देखो ये स्टेटमेंट सेम मिले, अपोजिट करके दे दे, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। इस तरीके से आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस के साथ आपको चीजें पढ़नी है और उसके बाद आंसर देने हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन फीमेल हैज ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। परफेक्ट पेयर मतलब हमको पता है ह्यूमन फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। और जो मेल से सेक्स क्रोमोसोम आते हैं एक्स और वाई, वही डिसाइड करते हैं क्या कि बच्चे का सेक्स क्या रहेगा, बेबी बॉय रहेगा बेबी गर्ल। स्टेटमेंट ये भी ठीक है और ऊपर वाली भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में क्या कोई कनेक्टिविटी थोड़े, बिकॉज लगाओगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपस में जुड़ नहीं रही हैं, तो हमारा बी ऑप्शन है फिर वो एक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम काफी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हमने क्वेश्चन
टोटल 44 तक करने हैं। टोटल 11 सेट के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो जल्दी जल्दी देख लेंगे। साथ में आपको जस्ट एक ट्रिक और टिप्स बताई जाएगी, जल्दी आप कैसे सोल्व कर सकते हो। मायोपिक आई, मायोपिक मींस नियर साइटेडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, आई डिफेक्ट से रिलेटेड। कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, दूर के ऑब्जेक्ट इसको नहीं दिखाई देते। फॉर द करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग कौन सा होता है, जो हम बोल सकते हैं एक प्रकार का कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और जिसको आई डिफेक्ट के बारे में पता है वो स्टेटमेंट को पढ़ते ही आंसर उसका क्लियर हो जाएगा। कौन सा लेंस यूज करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए तो हम कनकेव लेंस यूज करते हैं ना, तो कनकेव लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स थोड़े यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हमारी रीजन है वही फॉल्स हो जाती है, और हमारा ऑप्शन है वो सी है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सिंपल, एक भी आपने छोटा सा भी गलती ढूंढ ली ना, वहीं से आपका सोल्व हो जाएगा आंसर, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इन स्टेटमेंट्स में। उसके बाद द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीजेज। ये बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन होता है ना जो कंपास नीडल में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं ना हम उसको, तो वो क्या है, कम होगा, बोला ना, डिक्रीज होगा जब हम करंट की अमाउंट है वो बढ़ाते हैं। तो ऐसा थोड़े होता है, करंट की अमाउंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो फिर भी हालांकि यहीं से हमारी स्टेटमेंट है ना वो असर्शन है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये फॉल्स है, फॉल्स है तो हमको डी की तरफ सीधा अप्रोच कर लेना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट, ये बात तो हालांकि इसकी ट्रू है। लेकिन फिर भी यदि असर्शन आपका फॉल्स हो जाता है ना, फिर आप डी की तरफ आसानी से अप्रोच कर सकते हो। इस टाइप की भी स्टेटमेंट आपको मिल सकती हैं। तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा जब करंट की अमाउंट बढ़ाओगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बढ़ जाता है। हालांकि सेकंड स्टेटमेंट में इसने जरूर बात सही कही है, यहाँ पे इंक्रीजेज आता ना, यदि इंक्रीजेज आता तो उस केस में हम मान सकते थे कि बिल्कुल दोनों सही स्टेटमेंट है और रीजन भी सही था और ए की तरफ बढ़ जाते, लेकिन ये डिक्रीज की वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो बदल गया यहाँ पे। उसके बाद असर्शन क्या है, ए पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं ना, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम जिंक को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हमारा जो कॉपर है वो अलग हो जाता है। और कॉपर क्या है, फिर वो जिंक मेटल के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्राउनिश कलर है ना वो आ जाता है। बात सही है इसकी। कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, ये तो बिल्कुल एक 8th क्लास का बच्चा है, मेटल नॉन मेटल के बारे में उसको पता है, वो भी बता सकता है कि जिंक हमारी क्या है, मोर रिएक्टिव होती है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो हमारा रीजन ही यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो रीजन फॉल्स है तो हमारा सी ऑप्शन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात सही है, क्लोन प्रोड्यूस होते हैं ना, क्लोन क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, इसकी वजह से क्या है, जेनेटिकली सिमिलर जो हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। बात सही है, सिंगल पेरेंट है तो जाहिर सी बात है ज्यादा कुछ उसमें वेरिएशन आने के चांसेस नहीं होते। तो बिकॉज लगा के आप यदि दोनों को ऐड करो तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। बिल्कुल दोनों बातें ठीक आ रही हैं, तो आपका ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड। रेड लाइट सिग्नल यूज करते हैं ये डिस्पर्जन से, एक प्रकार के स्कैटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होती है, उससे रिलेटेड है। रेड लाइट की स्कैटरिंग कम हो पाती है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है इसकी। रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो टू बी विजिबल फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस। तो क्या दे दिया इसने कि सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, स्कैटर हमेशा वो लाइट ज्यादा होती हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई हम देखते हैं, ब्लू कलर होता है जो स्काई का, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारी ब्लू कलर होता है ना वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, ज्यादा बिखरता है, जिसकी वजह से वो कलर फैलता है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से वो स्कैटरिंग उसकी कम से कम हो पाती है, इसी की वजह से वो दूर तक दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग यहाँ पे मोस्ट नहीं होती, लीस्ट होती है, ये आना चाहिए था हमारा। और यदि यहाँ पे इस चीज को आपने पकड़ लिया तो हमारा जो रीजन है वही यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन सी की तरफ हम अप्रोच कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट,
द वेस्ट वी जनरेट डेली में बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हम वेस्ट बनाते हैं घरों में, जो वेस्ट बनता है वो दोनों टाइप का हो सकता है। द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे काज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये भी बात ठीक है, यदि उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं करेंगे, उसका निपटारण नहीं करेंगे, तो एनवायरमेंट हो सकती हैं। तो बिकॉज यदि हम लगाएं, फिर देखो द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली। यदि आ जाता कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारे एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है, क्यों हो सकता है, डिस्पोज नहीं किया तो तब हो सकता है। ऐसा होता तो हम मानते कि भाई रीजन हमारा एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन रीजन हमारा ये नहीं बोल सकते कि एक्सप्लेन कर रहा है, तो बी ऑप्शन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कुछ आपको कॉन्सेप्ट जुड़े हुए मिले तो ठीक है, वरना नहीं जुड़े मिले तो आप बी की तरफ बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड ओरे कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओरे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ओरेज को जलाते हैं और सिंपली क्या बनेगा, सल्फेट बन जाता है। सल्फाइड ओरे का सल्फेट बनाने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस यूज की जाती है। बात ठीक है कि सल्फाइड ओरे को हम उससे मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक रोस्टिंग ना करें, सही बात है। रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओरेज डायरेक्टली इनटू मेटल्स। मेटल्स में डायरेक्टली थोड़े कन्वर्ट करता है, पहले तो उनका क्या बनाएगा, सल्फेट बनाएगा। सल्फेट को फिर किस में बनाएंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड को रिड्यूस करके फिर क्या बनाते हैं हम, मेटल में कन्वर्ट करते हैं। और मेटल भी कैसी होती है, वो इम्प्योर होती है। उसकी फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके क्या करते हैं, उसे प्योर मेटल है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो प्योर मेटल तो बिल्कुल लास्ट में मिलती है। अकेला सल्फाइड और से हम रोस्टिंग से करके थोड़े प्योर मेटल बना सकते हैं। तो ये फॉल्स है आपकी स्टेटमेंट, रीजन है ना वो आपका फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन की तरफ हम बढ़ जाएं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। एक दो क्वेश्चन आपका मिलेगा ही ऐसा जो आपको टोटल आउट ऑफ टोटल लेने से रोक सकता है। तो इनके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको एनसीईआरटी में से निकलना बड़ा जरूरी है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझना बड़ा जरूरी है। केवल नोट्स पढ़ के, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन पढ़ के, केवल सीबीएसई या फिर काफी सारे हम वैसे सैंपल पेपर स्टडी करते रहते हैं, देश भर की पब्लिकेशन रटते रहते हैं, ठीक है, नोट्स पे नोट्स पढ़ते रहते हैं, बुक उठा के देखते नहीं है एनसीईआरटी की, तो वो आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकती है इस टाइप की स्टेटमेंट देके। असर्शन है द इन द ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव ए थिकर मस्कुल। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये वेंट्रिकल से रिलेटेड पूछा हुआ है कि वेंट्रिकल्स की जो वाल होती है ना वो क्या होती हैं, थिकर होती हैं। थोड़ा डीप सा क्वेश्चन है और वैसे इतना भी डीप नहीं, हालांकि दी हुई ये स्टेटमेंट कि वेंट्रिकल्स की वाल है ना, जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर चैम्बर होते हैं हार्ट के, वो थोड़े से क्या होते हैं, उनकी वाल मोटी होती है। क्यों होती है मोटी, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन। ये बात ठीक है। वेंट्रिकल में भी कौन सा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब वो कंट्रैक्ट करता है, तो जिसको डबल सर्कुलेशन में मैकेनिज्म भी पता है, उसको पता है भाई लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अरोटा के जरिए क्या होता है, ओर्टा के जरिए सारा का सारा जो ब्लड है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो लंग्स में पहुंचाना होता है। तो जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है और राइट एट्रियम है, उनको तो ब्लड कहाँ पहुंचाना होता है, बस नीचे वाले चैम्बर में, तो वो तो पास में ही है, उसके लिए तो ज्यादा प्रेशर लगाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं इनको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, फिर ब्लड को दूर तक ज्यादा वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए इनको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसीलिए ही इनकी वाल को मोटा बनाया जाता है। तो बिकॉज लगा के यदि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सिंपली आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो बनेगी। तो सिंपली हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पे, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वहां से है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ दे इंटरसेक्ट देन एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो बात बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखी है, वो क्यों नहीं और ये क्वेश्चन आपका ब्लू बॉक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जो हम पढ़ते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, यदि करेंगे तो वो ये कंडीशन है वो हो सकती है,
और ये तो बिल्कुल इजी सा है, बिकॉज लगा के आप बिल्कुल इसका आंसर तक अप्रोच कर सकते हो। तो ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल द एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमको पता है कि भाई और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमारा जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है CO2 H2O और एनर्जी में, उसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। फ्री ऑक्सीजन एटम जो नेटिव ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ओजोन लेयर है या ओजोन मॉलिक्यूल है उसकी भी फॉर्मेशन करता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड थोड़े हैं, दोनों चीजें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो इसी तरीके से सिंपली आपको समझना है और इजीली क्वेश्चन है वो आगे बढ़ते हुए चलना है। सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्थी। वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, हेल्थी होते हैं किसके कंपैरिजन में? फैट के कंपैरिजन में। जो आपकी सॉलिड फैट होती है, हालांकि होते ऑयल्स भी फैट हैं, लेकिन ये कैसे फैट होती हैं? ये अनसैचुरेटेड फैट होती हैं ऑयल्स। और ये क्या करते हैं, एक प्रकार का इनको हम सिंपली जो हमारी सैचुरेटेड फैट होती हैं, सैचुरेटेड फैट जिनके अंदर क्या है सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, इनको हम बैड फैट भी बोलते हैं। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो बनता है इनकी वजह से, और वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में जब जम जाता है तो उसकी वजह से क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से? सैचुरेटेड फैट खाने की वजह से, जो सॉलिड फॉर्म खाने की वजह से। इसलिए जो वेजिटेबल ऑयल्स है ना, ऑयल्स मींस लिक्विड फॉर्म में रहते हैं ये, और कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड। तो वेजिटेबल ऑयल्स आर जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, इसलिए ये हेल्दी होते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देते इतना ज्यादा बॉडी में, और सिंपली हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो कम कर देते हैं। तो हेल्दी हैं। थोड़ा सा मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक में इतनी एक्सप्लेनेशन हालांकि थोड़ी सी तो है। जब हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल पढ़ते हैं, जिससे कि वनस्पति घी जो बनाया जाता है, तो एक प्रकार का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में उनको सैचुरेटेड बनाने के लिए, उसमें ये दिया भी हुआ है कॉन्सेप्ट कि वो जो हेल्दी होते हैं हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देते हैं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो सिंपली यहाँ पे बिकॉज लगाओगे तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी कि हेल्दी क्यों होते हैं, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रहते हैं। तो सिंपली हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, sex of a child will be determined by what they inherit from their mother। सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका ज्यादा रोल होता है? अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में, किसका होता है? मेल का। मेल से ही जो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम आते हैं वहीं से डिटर्मिनेशन होती है। और वुमेन हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है बात ये, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल किसका है? मेल का। तो वहीं से हमको क्लियरिटी है, मदर से नहीं बल्कि ये फादर से बोलता, तो फिर तो हम मानते स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। सर्सन ही हमने फॉल्स निकाल दी ना, सिंपली इस तरीके से डी रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में जब भी हम देखते हैं लो पोटेंशियल से, बोल रहे हैं कि हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा तो नहीं होता। हमेशा कोई भी चीज है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करती है। ये तो पूरा नेचर का ही रूल है कि कोई भी चीज है, जैसे नॉलेज की बात करें, नॉलेज जैसे आपके टीचर्स के पास ज्यादा होती है, आपके पास कम होती है, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारी हायर टू लोअर जो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन में नॉलेज चलती है। इसी तरीके से वाटर भी ऐसे ही मूव करता है। डिफ्यूजन में हम कोई भी पार्टिकल देखते हैं वो भी हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे लो टू हाई जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा असर्शन ही क्या है यहाँ पे? फॉल्स है। तो जाहिर सी बात है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। इसके अलावा ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, ये बात हालांकि ठीक है। तो कई बार हम देख रहे हैं ना ये आपकी स्टेटमेंट कि भाई दोनों फॉल्स हैं, तो जरूरी नहीं एक फॉल्स भी हो। आपका असर्शन फॉल्स है, रीजन चाहे कुछ भी हो, रीजन फॉल्स हो ट्रू हो, उससे कोई मतलब नहीं। यदि असर्शन आपका फॉल्स है तो डी ऑप्शन की तरफ बढ़ना होता है आपने। नेक्स्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ये बात ठीक है क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही हैं, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एक रेफ्रिजरेंट्स का काम करता है, रेफ्रिजरेंट्स जो कि कूलिंग एजेंट का काम कर सकता है, ये भी बोल सकते हो आप एक प्रकार से, क्या कूलेंट का काम करता है ये। और पहले यूज किया जाता था, अभी तो बैन कर दिया गया है।
जो टाइम टू टाइम कन्वेंशंस वगैरह होती रहती हैं उनमें इसको बैन कर दिया गया 1986 के बाद से इसको यूज करना बंद कर दिया है। तो ये बात भी ठीक है कि इसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। अब दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और यहाँ पे यदि बिकॉज लगा के समझो, बिकॉज लगाओ और क्या कोई तुक बन रहा है क्या दोनों स्टेटमेंट का कि वो यूवी रेडिएशन से हमको बचाती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको डिप्लेट करता है, और लगा के तो बना सकते हो लेकिन आप बिकॉज लगा के नहीं बना सकते कि बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको डिप्लेट करता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो लॉजिक आपका सामने ही आ जाएगा, ज्यादा कुछ उलझने की जरूरत नहीं है कि बिकॉज लग के बन रही है नहीं बन रही है, उसी से आपको आइडिया लेना है। नेक्स्ट, the intensity of magnetic field produced at the center of the current carrying circular coil increase on increasing the number of turns in the coil। तो सिंपल, जब हम कोयल को एक कंडक्टर है उसको कोयल की फॉर्म में जब इलेक्ट्रिसिटी से सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। तो ये बुक में अपने को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा यदि नंबर ऑफ कोयल बढ़ाएंगे हम तो उससे क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है। सोलेनोइड के बारे में भी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अपनी बुक में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। द करंट दैट फ्लोज इन ईच टर्न ऑफ द कोयल हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड फील्ड, ये बात दी हुई है कि, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे सोलेनोइड के बारे में समझाया हुआ है ना उसके बिल्कुल ऊपर फर्स्ट मतलब जो पैसेज दिया हुआ है उस पेज के ऊपर, वहां पे ये बात दी हुई है कि जितने ज्यादा एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना एक टर्न के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो बाकी टर्न्स के द्वारा भी जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा वो सारा एड्स अप हो जाता है। बिल्कुल सही रीजन है ये। रीजन आपका पूछा जा सकता है कि यदि ये बात है ना तो इसका एक्सप्लेनेशन बताओ, रीजन क्या है। रीजन यही है कि हर एक टर्न, जैसे एक टर्न के द्वारा जो फील्ड है ना वो बाकी सारे टर्न्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, सिल्वर ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, हालांकि इसकी डेफिनेशन दे भी रखी है कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बना सकते हैं, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O, क्या ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? बुक में दो ही एग्जांपल मिलते हैं, एक तो क्या जिंक ऑक्साइड का और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके अलावा कोई भी आपसे ऑक्साइड पूछे ना, और याद रखो तो एक आपका क्या होता है, टिन का होता है SnO2, और एक PbO लेड ऑक्साइड, ये भी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। लेकिन अपनी बुक में दो का ही ज्यादा जिक्र मिलता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये दो ही हैं। इन दो के अलावा यदि और कोई, या इन चार के अलावा यदि और कोई पूछे ना आपसे, सिंपली वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। सिल्वर ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, उसका आंसर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आएगा उसका। तो अभी तो मैं इसको समझा रहा हूँ, इसमें तो सिंपली हमने देख लिया नहीं है तो हमारा डी ऑप्शन ही रहेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता है, बेसिक होता है। तो ये दो याद रखना, इस टाइप के यदि आएंगे आगे तो बोल देना कि हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ट्रू स्टेटमेंट हमारी रहेगी। नेक्स्ट, क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। सही बात है, पेरेंट्स से जो भी क्रोमोसोम आते हैं ना उनसे ही सेक्स है डिटरमाइन होता है किसका, बच्चे का। वाई क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। तो वाई क्रोमोसोम है वो फादर से आता है और मदर से क्या आता है, एक्स क्रोमोसोम आता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें असर्शन में भी बात दोनों करेक्ट है, बिकॉज लगाना बाकी है, बिकॉज लगा के यदि बने तो बात, क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिकॉज वाई क्रोमोसोम इन ए मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, क्योंकि मेल चाइल्ड में वाई क्रोमोसोम एक फादर से ही आ सकता है। तो बात ये ठीक है, ठीक है दोनों, और करेक्शन भी, एक्सप्लेनेशन भी लगभग ठीक आ रहा है आपका। तो ए की तरफ हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही एम रोल है वो प्ले करता है। इसने बोलते हैं ना सेक्स डिटर्मिनेशन में पेरेंट्स का बड़ा रोल है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इसने रीजन में दे दिया। ये बात हम ठीक चल के और ए की तरफ बढ़ सकते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑल द फूड चेन। जितनी भी हम फूड चेन पढ़ते हैं उसमें आपका जो नंबर ऑफ, जो नंबर पिरामिड होते हैं ना, जो, या पिरामिड ऑफ नंबर बोल सकते हो आप, पिरामिड ऑफ नंबर जो होते हैं उनका यदि हम बेस देखें वो हमेशा कैसा रहता है, मैक्सिमम कंडीशन में वो ज्यादा ही मिलता है। एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल
जैसे हम पढ़ते हैं कि एनर्जी है वो हर ट्रॉपिक लेवल पे घटती जाती है, 10% लॉ भी तो पढ़ते हैं ना। एंड द लार्ज नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स टू सपोर्ट द हायर और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो यही बात है कि ऊपर के ट्रॉपिक लेवल को एनर्जी कम पहुंचती है 10%, उसके लिए क्या करना पड़ता है, नीचे के ट्रॉपिक लेवल का नंबर है वो नेचर ने रूल बना रखा है कि वो ज्यादा ही रहता है। मैक्सिमम केसेस में ज्यादा, बायोमास के तो दोनों पिरामिड हमको देखने को मिल जाते हैं, इन्वर्टेड भी मिलता है, लेकिन नंबर के मैक्सिमम पिरामिड हैं वो आपको क्या मिलते हैं, स्ट्रेट मिलते हैं। एक दो रेयर केसेस आते हैं जिसमें आपका उल्टा मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम बात करें तो हमेशा क्या होता है, लोअर लेवल पे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज आ जाता ना, फिर हम मानते कि स्टेटमेंट फाल्स हो जाती है। लेकिन इसने जर्नल बात की है कि ज्यादातर देखा जाता है कि लोअर ट्रॉपिक लेवल पे नंबर है ना ज्यादा मिलता है, क्योंकि हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी है वो घटती है, और हायर ट्रॉपिक लेवल को जिंदा रखने के लिए लोअर ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर है वो बढ़ाना ही पड़ता है। तो बिकॉज लगा के करेक्शन है वो आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है इजीली समझ सकते हो, तो ए ऑप्शन हमारा इजीली यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन ए पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। तो लेड पीबी और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लूइश कलर होता है। तो ब्लूइश कलर सॉल्यूशन में जब हम लेड को ऐड करते हैं, जिंक को ऐड करते हैं, आयरन को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, वो सिंपली डिस्प्लेस कर देती है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को, और जो कलर है ना वो गायब हो जाता है। ये तो एक्टिविटी हमारी बुक में भी है, आयरन के साथ है ना, आयरन नेल के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स। तो लेड है ना हाई रिएक्टिव मेटल है कॉपर से तो मैक्सिमम मेटल्स रिएक्टिव ही होती हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली समझ लेते हैं कि बिकॉज लगाने की वजह से डिस्प्लेस जो रिएक्शन देखने को मिल रही है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से हम बोल सकते हैं कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया लेड ने, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जिसकी वजह से हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हुए भी साथ में रीजन है वो भी करेक्ट बैठ रहा है। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। जीन्स जो होते हैं, ये तो बार बार आ रहा है क्वेश्चन, एक्स क्रोमोसोम इन द मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। तो आपको ही इस क्वेश्चन का आंसर है ना कमेंट सेक्शन में छोड़ना है कि क्या ये बात रीजन है जो एक्सप्लेन कर रहा है क्या हमारी। हालांकि ये स्टेटमेंट तो आ ही ली हमारी, अब हालांकि एक्स क्रोमोसोम की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए एक्स क्रोमोसोम की वजह से जो मेल चाइल्ड का जो यदि आएगा फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा उसकी वजह से क्या बनेगा, मेल बनेगा। क्या क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट हमारी रीजन वाली फॉल्स हो रही है, तो क्या रहेगा, सिंपली मैंने इंट दे ही दिया, वो आप आंसर है वो दे सकते हो। ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड। ब्लड क्लोटिंग होती है जब भी कोई इंजरी वगैरह हो जाती है और ब्लड क्लोटिंग मिलेगी वहां पे, और किसकी वजह से होती है ब्लड क्लोटिंग, जो हमारे ब्लड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की सेल पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। द ब्लड क्लोटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड सेल। प्लेटलेट्स की वजह से होती है ना ब्लड क्लोटिंग, व्हाइट ब्लड सेल थोड़ी करती है ना, प्लाज्मा करता है, तो सिंपली प्लेटलेट्स ही करती हैं। तो यहाँ पे रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है, रीजन फॉल्स है, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा। तो सिंपली ऐसी स्टेटमेंट आएंगी जो कई तो आपको डायरेक्ट आती हुई मिलेंगी, और ये सीबीएसई, जिससे कि कई स्टेट बोर्डों के बच्चे सोचते हैं कि सीबीएसई में पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं कोई किसी सैंपल से उठा के आपको पटक के दे रहे हैं। आप खुद भी ढूंढ के देख सकते हो 2023 का जो पेपर था और 2024 के जो भी जितने भी सेट थे ना, सीबीएसई के अलग अलग सेट आते हैं और सेट्स के कॉम्बिनेशन भी काफी सारे मिलते हैं, तो वहां पे भी आप ढूंढ के देख सकते हो, क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन इट्स। ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के बताएं। सोडियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन हमने किया था, तो लास्ट तक आप इजीली, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वैसे भी आंसर्स है वो सोल्व कर सकते हो। और यही हमारा मकसद है कि लास्ट तक आते आते ना आपको को जो डर था शुरुआत में जब हम वीडियो सेशन शुरू कर रहे थे, तो एक डर रहता है कि सर्सन रीजनिंग पता नहीं क्या होता है इनमें, बड़ा ही डर रहता है कि पता नहीं कैसे सोल्व होते हैं, और ये नीट में भी और आपके हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनको घबराना नहीं है आपने, वो डर खत्म करना ही हमारा मकसद है कि आप इस तरीके से सॉल्यूशन करते रहो। तो इसका भी आंसर आप दे सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अलावा टिन ऑक्साइड होता है जो
और इसके अलावा लेड ऑक्साइड, यही क्या होते हैं हमारे सिंपली एम्फोटेरिक होते हैं। इसके अलावा कोई भी आए ना वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। तो सिंपली आप आंसर दे सकते हो इसका। नेक्स्ट, व्हेन ए बैक्टीरियम डिवाइडेड इनटू टू and the resultant two bacteria divide again, the four bacteria produced would be almost similar। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? बैक्टीरिया के अंदर जब डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती हैं, तो बाइनरी फिजन का जिक्र कर रहा है ये। और बाइनरी फिजन किसका टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जाहिर सी बात है ये बात इसकी ठीक है कि फोर बैक्टीरिया बनेंगे तो वो सिमिलर बनते हैं, क्लोन बनते हैं। ठीक है, क्लोन बनते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व्स स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन। अब इसी पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं क्या आ गया ये। इनएक्यूरेसी, एक्यूरेट क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट, सही। और इनएक्यूरेट क्या होता है? गलत होना। यदि डीएनए कॉपी ही गलत रहेगी, इनएक्यूरेट रहेगी, तो वो क्लोन कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो यहाँ पे इनएक्यूरेट का मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, जो ठीक से ना हो। तो अब तो आप इसका आंसर दे सकते हो ना। यदि हमारा रीजन ही फॉल्स है तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? सिंपली सी ऑप्शन है वो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कर सबसे पहले ही क्वेश्चन किया था हालांकि हमने कि मायोपिया से जो पर्सन इफेक्टेड होता है तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पाता। ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड, तो ये तो हम कर ही चुके हैं ना इजली। तो इसका भी आंसर आपको खुद को ही देना है, क्या आएगा। बिल्कुल सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, बस आगे पीछे किया हुआ है लैंग्वेजेस को, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये भी क्वेश्चन हालांकि हम कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। द टेंजेंट टू द विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी लाइन होती हैं। टेंजेंट मतलब है क्या होती है? कॉन्टेक्ट लाइन बोला जाता है, जो सर्कल की खींची जाती है, बिल्कुल एक डायरेक्शन रहती है, परपेंडिकुलर रहता है जहां से, इस तरीके से। तो टेंजेंट लाइन जो होती है वो क्या करती है? डायरेक्शन पता लगाती है। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो वहां से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ये बात ठीक है। और इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन रीजन बन रहा है क्या ये नीचे वाला? रीजन तो हालांकि हम पढ़ चुके हैं ना। रीजन वाले केस में तो क्या था? यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन है वहां पे मिलेंगी, तो दो डायरेक्शन मिलेंगी तो, और दो डायरेक्शन हो नहीं सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये तो दोनों प्रॉपर्टीज हम मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होती हैं, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो रीजन भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये भी बुक से ही आया क्वेश्चन है। क्विक लाइम क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो केमिकल यूज करते हैं ना, क्विक लाइम ही होता है। और उसको जब वाटर में घोलते हैं तो क्या हो जाता है? थोड़ी देर में वाटर उबलने लग जाता है, काफी गर्म हो जाता है। बनता क्या है? लाइम वाटर बन जाता है, CaOH2 बन जाता है। और CaOH2 को व्हाइट वॉशिंग में जब हम पुताई करते हैं दीवारों की, थोड़ी देर में सूखने के बाद क्या देखते हैं? इतना ज्यादा पहले वो व्हाइट नहीं था, कौन है? क्विक लाइम। जब वो सूखने के बाद हुआ, और सूखने के बाद क्या हुआ? उसमें कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो उसमें मिल जाती है, और क्या बन जाता है? CaCO3 बन जाता है, और H2O है ना, वो सूख जाता है, सूख के उड़ जाता है। तो इसकी वजह से ज्यादा हमको एक लास्ट में जो फिनिशिंग देखने को मिलती है बिल्कुल व्हाइट ही आती है। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन है सिंपली। और इसमें तो पूछा है कि भाई ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। क्योंकि एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि क्विक लाइम रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो जरूर निकलती है यहाँ पे, और उसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। विग्रेसली क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सोडियम जैसे ब्लास्ट होता है, इतनी जल्दी फास्ट तो नहीं होगी, लेकिन वाटर है ना बॉयल होना शुरू हो जाता है जब आप थोड़े से वाटर में बहुत ज्यादा क्या मिला देते हो? क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिला देते हो, व्हाइट वॉशिंग वाला जो पाउडर होता है ना, कली भी बोलते हैं जिसको, वो मिलाते हो, तो क्या होता है? थोड़ी देर में वाटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये आपका रीजन है, हम मान सकते हैं। क्योंकि एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो निकलती है, और ये रीजन हमारा ट्रू है। तो ए की तरफ है, हम बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, in humans if gene B is responsible for black eyes and gene B is responsible for brown eyes, then the color of eyes of progeny having the gene combination BB
और ये चीज नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पे। एंड कैपिटल बी विल बी ब्लैक कलर ओनली, द ब्लैक कलर ऑफ द आईज इज डोमिनेंट। तो इसने बोल दिया कि मान लो यदि ये कंडीशन आपकी कैपिटल बी और स्मॉल बी और कैपिटल बी ब्लैक कलर ही प्रोड्यूस कर रही है, क्या कर रही है, ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रही है, जैसे हमारा वही था कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी से टाल प्लांट बन रहा था, वहीं से हम ऑब्जर्वेशन क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि ब्लैक कलर टाल प्लांट आ रहा था ना, तो टी जो हमारा कैपिटल टी है ना वो डोमिनेंट था। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि द ब्लैक कलर ऑफ द आइज इज डोमिनेंट। तो यहाँ से हम क्या एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है वो क्या सही मान सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे। तो डोमिनेंट ट्रेट इस कॉम्बिनेशन को देख के तो मान सकते हैं कि ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है, कि दो कॉम्बिनेशन इस तरीके से आए हैं आपके। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक में काफी सारे मिलते हैं, दो तो जरूर हैं कि क्या इस तरीके की कोई कंडीशन, जैसे तो ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो ही कंडीशन दे रखे हैं, उसके बेस पे आप क्या बता सकते हो कि भाई ब्लड ग्रुप कौन सा वाला डोमिनेंट है। तो ऐसे ही एक हमारे एक और कंडीशन दे रखी है एक्सरसाइज क्वेश्चन में कि उससे कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो वहां पे तो हालांकि हम अलग आंसर की बात करते हैं कि लगभग हमके 3 जनरेशन मिलनी चाहिए, 3 जनरेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसने कंक्लूजन दे दिया आपको 3 जनरेशन का कि भाई यदि ये और ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक कलर ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसकी वजह से हम डोमिनेंट है इसको मान सकते हैं। इसलिए एक ही तरफ है, हम इजिली बढ़ सकते हैं कि डोमिनेंट है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके क्या है, सिंपली क्या है, डोमिनेंट है, ब्लैक कलर ऑफ आईज है ना वो डोमिनेंट माना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी इसके अलावा थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेनेशन यदि मिलता है, बेटर एक्सप्लेनेशन, आप उसके साथ भी अप्रोच कर सकते हो। ये फिलहाल मैं मेरी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा था उस क्वेश्चन के आंसर में। इसके अलावा कोई करेक्शन वगैरह है वो आप इजिली, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादातर ट्रिक्स और टिप्स की बात ज़्यादातर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई यदि मिस्टेक वगैरह हो जाती है उस पर सवाल उठाने के बजाय आप उसको करेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हो। असर्सन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम विलाई भी बोलते हैं, माइक्रो विलाई भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल इस तरीके से डिजाइंड होती है कि ताकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कर सके डाइजेस्टेड फूड का। दीज विलाई हैव ए लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट डाइजेशन। तो बात ये भी ठीक है, और बिकॉज लगा के हमने समझना है कि ए ऑप्शन आएगा या बी आएगा। तो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच आर rich in blood because these villi have a large surface area to help the intestine in completing the digestion of the food। तो क्या करती हैं ये, completing the digestion of food। तो यहाँ से थोड़ा सा इस चीजों को थोड़ा सा कैच करने की जरूरत है। हालांकि ये स्टेटमेंट हम शुरुआत में ट्रू बोल गए, लेकिन यहाँ पे देखो डाइजेशन ऑफ फूड में थोड़ा मदद करती है, किस में करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में करती है ना मदद। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में आता तो फिर हम इसको ट्रू मान सकते थे। अब यहीं से डाइजेशन से ही हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे रीजन है ना वो हमारा यहाँ पे गलत हो चुका है। रीजन गलत है तो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, a current carrying straight conductor experience a force when placed perpendicular to the direction of magnetic field। तो ये सिंपली कहाँ से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्वेश्चन है। द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्या बोल दिया इसने कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमेशा जीरो होता है। चार्ज तो उसके पास कुछ ना कुछ है ना, उसी की वजह से तो करंट फ्लो करता है, वो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। करंट के लिए जरूरी दोनों जगह पे सेम चार्ज होएगा, उसकी वजह से तो क्या है, न्यूट्रल होएगा, वो न्यूट्रल होएगा तो करंट तो उसमें से फ्लो हो ही नहीं सकता। तो ये जीरो नहीं होता है, उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस का होना बड़ा जरूरी है, एक साइड में नेगेटिव और एक साइड में पॉजिटिव, तभी उसमें से करंट फ्लो हो सकता है। तो रीजन ही हमारा क्या है, फॉल्स है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक है वो, यह जिंक ऑक्साइड है वो क्या हो चुका है आपका रिड्यूस, और कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना के क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज, और या बोल सकते हैं ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ है। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn। तो कार्बन क्या है, एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मेटल एक्सट्रैक्शन में भी पढ़ते हैं कि कार्बन को एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, सिंपली किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके सिंपल मेटल बना लेता है। तो ये बात सही है, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस करके
ZNO टू ZN बना देता है। तो बिकॉज लगा के आप सिंपली इस रिएक्शन को पूरा करो तो ZNO अंडरगो रिडक्शन बिकॉज कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द ट्रेट। हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, हर एक का चेहरा अलग है और जो हाइट वगैरह है वो भी स्मॉल और टाल या ड्वार्फ हम देखने को मिलती है, काफ़ी सारी वेरिएशन है। ऑल द वेरिएशन इन द स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। ये बोल रहा है कि जितनी भी वेरिएशन होती है ना वो उनके चांसेस सर्वाइवल के वो सारे इक्वली बढ़ा देती है ऑर्गेनिज्म के। सारे की सारी वेरिएशंस इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कुछ नेगेटिव या फिर कुछ हम बोल सकते हैं ऐसी वेरिएशन भी आ जाती हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। वैसे ज़्यादातर तो वेरिएशंस पॉजिटिव ही आती हैं इवोल्यूशन की वजह से, लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसी हैं, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो वर्ड आया ना इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होता, अलग अलग थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है वो जरूर शो कर सकती हैं और जरूर नहीं कि सारी ही सर्वाइविंग में मदद करती हैं, कुछ है वो नेगेटिव इंपैक्ट भी जरूर डालती हैं। तो यहाँ पे हमारा रीजन है ना वो फॉल्स हो जाता है और सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स हैव, यह क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे मिलता जुलता और आंसर है आप बिल्कुल दे सकते हो। एट्रिया पढ़ा था, वहां पे वेंट्रिकल पढ़ा था और आंसर देखो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था। तो वेंट्रिकल की बात चल रही थी वहां पे और ए ऑप्शन आया था। अब एट्रिया की बात चल रही है तो आप देखो ऑप्शन क्या आएगा इसमें। सिंपल आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालो आप इसका आंसर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। देखो इस पॉइंट से हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, लेकिन हर बार क्या कर रहा है ये थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन भी जो बनेंगे ना स्टेटमेंट आपकी वही आएंगी मिलती जुलती सी, बस थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। अब देख लो इसमें मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम उसमें करंट है वो बढ़ाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन बिकॉज लगा के हम ऊपर वाली स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकते इसको, तो क्या रहेगा आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, तो थोड़े से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आप उनसे फेमिलियर हो जाते हो, खुद भी आंसर है वो कर सकते हो। इट इज एडवाइज्ड दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू द एसिड, नॉट द एसिड टू द वाटर, कीपिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूसली स्टीयर्ड। तो ये बोला जाता है कि जब भी हम एसिड को ऐड करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन उसकी कम करते हैं, पहले हाई कंसंट्रेटेड था, लो कंसंट्रेटेड करने के लिए क्या किया जाता है, वाटर को मिलाते हैं क्या एसिड में, एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, आराम आराम से मिलाया जाता है, क्योंकि एसिड ज्यादा है और उसमें वाटर मिला दिया ना, वो क्या है बहुत ज्यादा एकदम से आयनाइज होता है और ब्रेक डाउन होता है, या फिर एक प्रकार की हम बोल सकते हैं वहां पे डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन होती है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, इतनी विग्रस होती है कि आपके हाथ पे एसिड है ना वो गिर सकता है। तो बात पता है क्या, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, उल्टा दे दिया इसने, वाटर टू एसिड नहीं करते हम, क्या करते हैं एसिड टू वाटर करते हैं, ताकि वाटर क्या है बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, थोड़ा सा एसिड डाला उसके बाद उसको स्टीयर किया जाता है, ताकि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट बनी ना तो वाटर में घुल जाए इजिली, ज्यादा वो जो हमारी रिएक्शन है वो विग्रस ना बने, हाथ पे ना गिरे। तो ये स्टेटमेंट ही यहाँ पे फॉल्स है आपकी सिंपली। तो ये बात तो इसने ठीक बोल दी कि द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो डिजोल्विंग एसिड इनटू वाटर है वो जरूर एक्सोथर्मिक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, लेकिन ऊपर वाली फॉल्स आ गई, तो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा स्टेटमेंट को बारीकी से यदि आपने समझा है और कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, चीजों को क्रैमिंग करके आए हो, तो उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा भटकाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। द एनर्जी विच passes to the herbivores does not come back to the autotrophs। सही बात है, जो हम फूड चेन में पढ़ते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक बार यदि वो हर्बिवोर्स पे चलेगी ना वापस नहीं आ सकती वो आपके ऑटोट्रोप्स के पास। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, बिकॉज लगा के ये तो इजी से इजी क्वेश्चन हम मान सकते हैं सेशन का, बिल्कुल हर कोई ये टाइप का क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, 44 क्वेश्चन ही हमने करने थे।
और स्पीडली किए हैं, ताकि आपका ये नहीं हो कि काफ़ी टाइम यूज करें। सिंपली आपको थोड़े से जो कॉन्सेप्ट बताने के लिए किस टाइप की चीज़ों पे आपको गौर करने की जरूरत है, इनसे डरने की बजाय। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, न्यूट्रिशन अमीबा में पढ़ते हैं हम, जो भी फूड लेता है ना वो सूडोपोडिया की लेता है। सूडोपोडिया नाम की कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है ना, उनकी वजह से ये फूड है इजिली बॉडी के अंदर इनटेक करता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, फूड लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन इन बाय द एंटायर सेल सरफेस। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बोल दिया इसने, ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी भी जगह से जो फूड है वो इनटेक कर सकते हैं। ऐसा थोड़े होता है। पैरामीशियम है, बुक में भी दिया हुआ पैरामीशियम के बारे में, वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो हर जगह से फूड थोड़े इनटेक कर सकता है। उसका तो एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसको गुलेट बोला जाता है, GULLET, गुलेट, वहीं से करता है वो फूड है वो इनटेक कर सकता है। ओल वाले ने ना गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, लेकिन ये आता ना अमीबा, अमीबा तो किसी भी साइड से फूड है वो इनटेक कर सकता है सूडोपोडिया की मदद से। तो यहाँ पे हमारी रीजन ही फॉल्स है, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ द सोडियम क्लोराइड। मेल्टिंग पॉइंट है ना जो इथेनॉल का, वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से वो इजीली इवेपोरेट होता है। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है ना, इजीली इवेपोरेट होता है ना, जैसे पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट खासकर बहुत कम होता है। किससे, सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट से, NaCl से। NaCl क्या है, एक प्रकार का आयनी कंपाउंड है, और आपने आयनी कंपाउंड के बारे में अच्छे से पढ़ा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है या फिर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनी कंपाउंड्स आर वेरी हाई। ये हमने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा या फिर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, डिफरेंट चार्जेज की वजह से एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बहुत ज्यादा काम करता है। तो बिकॉज लगाओ, दोनों स्टेटमेंट हालांकि सही है, लेकिन बिकॉज लगा के आप ए और बी में डिफरेंशिएट कर सकते हो। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल are lower than that of the sodium chloride because the force of attraction between the molecules of, जैसे कि आपका NaCl है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन बिल्कुल सही बैठ रहा है आपका, तो ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ठीक माना जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हमने आज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन आपको चैनल पे टाइम टू टाइम है अपडेट करवाए जाएंगे, और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पे आपको टाइमिंगली मिलेगी। तो ऐसे ही सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और ये जो भी आपको करवाया है इसका भी जो PDF लिंक, जो नोट्स हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सिंपली यहाँ पे सीरीज करवाने या फिर जो भी ये वीडियो सेशन का मेन मकसद यही था कि आप असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन से आपका जो डर है वो खत्म किया जाए, और उनको सोल्व करने के लिए जो भी ट्रिक्स और टिप्स आपको दी जाए, उसके लिए ये सेशन था। तो ऐसे सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, और सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, लॉजिकल लगते हैं, तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।